नमस्कार दोस्तों। कल सुबह जब आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो एक बार बोर्ड पे कीमत देखना, फिर अगले पंप पे जाना, फिर अगले पंप पे। चाहे वो एचपी हो, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, चाहे वो रिलायंस हो, हर जगह सेम ही कीमत। जबकि गवर्नमेंट ने हक दिया है इन कंपनियों को कि ये अपनी मर्जी से कीमत बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा होता तो कीमत का फर्क होता ना। कोई सस्ता बेचता ग्राहक खींचने के लिए, कोई महंगा बेचता। क्वालिटी के नाम पर रिलायंस अलग रेट रखता, इंडियन ऑयल अलग रेट रखता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सब एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिसे कंपटीशन समझ रहे हो वो कंपटीशन नहीं है, वो एक जाल है। एक ऐसा सिस्टम जो 1.5 साल पहले एक आदमी ने बनाया था, और वो सिस्टम आज भी वैसे काम कर रहा है जैसे पहले दिन किया करता था। याद है दोस्तों, 2016 जब जियो आया था, फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, अनलिमिटेड पैक, पूरा देश पागल हो गया था। आपने भी सोचा होगा अंबानी साहब कितने दयालु हैं। लेकिन अगले 2 सालों में क्या हुआ? बीएसएनएल मर गया, वोडाफोन आइडिया को मर्ज होना पड़ा जिंदा रहने के लिए। मार्केट में अदर कंपनियां जैसे गायब हो गई। पूरी टेलीकॉम कंपनी सिमट के 3 कंपनियों में आ गई, यानी कंपटीशन पूरा खत्म। तीनों कंपनियों में से जियो सबसे तगड़ा, सबसे तेज, सबसे दमदार कंपनी बन गया था। दोस्तों, वो फ्री डेटा आपके लिए नहीं था, वो कंपटीशन को मारने का एक खर्चा था, और आप कस्टमर नहीं थे दोस्तों, आप हथियार थे उस गेम का। ये कोई नई चाल नहीं है दोस्तों, ये 150 साल पुरानी चाल है, और इसे एक आदमी ने परफेक्ट किया था, और उसका नाम जॉन डी रोकोफेलर है। रोकोफेलर दुनिया का सबसे अमीर इंसान, इतिहास का सबसे अमीर इंसान। उसकी दौलत आज के हिसाब से $400 बिलियन के ऊपर। कहा जाता है उसके ज़माने में अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का 2% सिर्फ उसका था। लेकिन ये रोकोफेलर की असली पावर नहीं थी। उसकी असली पावर थी वो सिस्टम जो उसने बनाया था, वो मेथड जो उसने बनाया। और वो मेथड आज भी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं। अमेज़ॉन यूज कर रहा है, गूगल यूज कर रहा है, रिलायंस यूज कर रहा है, फार्मेसीज कंपनी यूज कर रही हैं। और आप लोग दोस्तों इस सिस्टम के अंदर रहते हैं, रोज, हर पल, और आपको पता भी नहीं। आज मैं आप सबको वो सिस्टम के बारे में बताऊंगा जो रोकोफेलर ने बनाया था और पूरी दुनिया पर राज किया। कैसे वो सिस्टम 14 साल बाद भी काम कर रहा है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रोकोफेलर का असली माइंडसेट। जॉन डी रोकोफेलर का जन्म 8 जुलाई 1839 को न्यूयॉर्क के एक शहर रिचफोर्ड में हुआ। उसके पिता एक ठग थे, वो कैंसर की नकली दवाएं बेचते थे। सही सुना दोस्तों, एक ठग। उसके पिता गांव-गांव जाकर वो नकली दवाएं बेचते थे। उसकी माँ एक कट्टर क्रिश्चियन थी, धार्मिक, नैतिक, सत्य। इस बात पर जरा गौर करिएगा। बाप से मिली बेरहमी और चालाकी, और माँ से मिली सेल्फ बिलीव, वो विश्वास जो मैं कर सकता हूँ, वो भगवान की मर्जी होगी। रोकोफेलर ने अपने कंपटीटर को बेरहमी से बर्बाद किया, बिना किसी रहम के। लेकिन दोस्तों, वो विश्वास करता था जो ये सब हो रहा है वो अच्छे के लिए है। वैसे ही जैसे एवेंजर मूवी में थैनोस का कैरेक्टर रोल था, वैसे ही समझिए। रोकोफेलर को लगता था कि भगवान ने उसे चुना है। उसे लगता था कि वो दुनिया को सुधार रहा है, और यही बात उसे बहुत खतरनाक बनाती है। ये उसका दिखावा नहीं था, उसे दिल से यकीन था, और यही बात उसे बहुत खतरनाक बनाती है। 1859 में पेंसिल्वेनिया स्टेट के एक टाइसवेल जब सब कुआं खोद रहे थे, तब रोकोफेलर ने देखा तेल मिलना लब का खेल है। इन्होंने देखा कि तेल निकालना बहुत रिस्की है। आज किस्मत है तो अच्छा है, तो तेल मिला, और कल जमीन सूखी निकली तो सारा पैसा बर्बाद। ये जुआ है दोस्तों। लेकिन रिफाइनरी यानी कच्चा तेल को साफ करके केरोसिन बनाना, वो असली बिजनेस था। क्यों? क्योंकि तेल निकाले चाहे कोई भी निकाले, वो डूबे या तैरे, उसे अपना तेल साफ करवाने के लिए रिफाइनरी की जरूरत पड़ेगी। यानी रिफाइनरी का बिजनेस हमेशा चलेगा। 1863 में रोकोफेलर ने अपनी पहली रिफाइनरी ऑयल खोली, $400 लगा के कैलिफोर्निया में। मात्र 2 सालों में वो सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई। लेकिन उस शहर में कुल 30 रिफाइनरी थी। कंपटीशन बढ़ गया था दोस्तों, और कीमतें गिरती रहती थी, मुनाफा बहुत कम होता था। ज्यादातर रिफाइनरी किसी तरह टिकी हुई थी। अब यहाँ रोकोफेलर की असली चाल सामने आई। उसने सोचा कीमतें घटाकर लड़ने का कोई फायदा ही नहीं। उसने डिसाइड किया कि वो कंपटीशन को ही खत्म कर देगा, और उसने वो किया एक मेथड से जो आज भी हर कंपनी का फाउंडेशन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसे आसान भाषा में समझिए दोस्तों, इसका मतलब है कि
जो भी चीज तुम्हारे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए वो सब खुद बना लो या खुद खरीद लो, किसी और पे निर्भर मत रहो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी चाय की दुकान है। अभी आप दूध डेयरी से खरीदते हो, चीनी किराने वाले से और कप प्लास्टिक वाले से। हर कोई आपसे मुनाफा कमा रहा है। तो अगर आप सोचो आप डेयरी खोल लो, खुद चीनी का कारखाना लगा लो, खुद चाय पत्तियां उगाओ और कप खुद ही बनाओ, तो बीच में कोई नहीं रहेगा, सारा प्रॉफिट आपका। यही रोकफेलर ने किया, ऑयल का बिजनेस। बाकी रिफाइनरी सिर्फ एक काम करती थी, कच्चा तेल खरीदो, उसे साफ करो और आगे उसे बेच दो। बस रोकफेलर ने यही किया। उसने बैरल्स बनाने वाले फैक्ट्री को ही खरीद लिया। उसने तेल ढोने के लिए टैंकर भी खरीद लिए, दुकानदार तक पहुंचाने का एक तगड़ा नेटवर्क बना लिया। हर वो काम जो कोई और करके मुनाफा कमा रहा था, रोकफेलर ने उसे खुद करना शुरू कर दिया। अब बीच का सारा मुनाफा उसका था। इससे उसको बहुत बड़ा फायदा मिला। उसकी लागत सबसे कम थी और उसने एक नई चाल चली दोस्तों। उसने रेल रोड यानी कि रेल की कंपनियों के साथ एक गुप्त सौदा किया। ये सौदा ऐसा था कि रेल रोड कंपनियां रोकफेलर का माल ढोने के बाद उसे पैसा वापस कर देती थी। मतलब रोकफेलर का ट्रांसपोर्ट का खर्चा फ्री हो गया और उसके कंपटीटर को पूरा किराया वसूला जाता था, कभी कभी तो ज्यादा भी। ये सिर्फ समझदारी नहीं थी दोस्त, ये शिकार करने का तरीका था। रोकफेलर अपना केरोसिन इतना सस्ता बेचता था कि कंपटीटर को हर बिक्री पर नुकसान होता था और वो खुद फिर भी फायदे में रहता। यही उसने किया। 1870 में रोकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ ओहेसो नाम की एक कंपनी बनाई और उसकी अब रिफाइनरी कैलिफोर्निया शहर की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई थी। लेकिन ये पूरे अमेरिका का सिर्फ 4% था, यानी पूरे 4% ऑयल बिजनेस कंट्रोल रोकफेलर के पास था और ये उसके लिए काफी नहीं था। तो रोकफेलर ने अपनी स्ट्रेटजी का दूसरा फेज लॉन्च किया, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन है पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करना, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है हर कंपटीटर को खरीदना या खत्म कर देना। इसे इतिहासकार क्लीवलैंड मैसिका कहते हैं, यानी क्लीवलैंड शहर खत्म। यानी रोकफेलर ने क्लीवलैंड शहर की हर रिफाइनरी ऑयल को खरीद लिया। रिफाइनरी ऑयल के मालिक को रोकफेलर ने ऑफर दिया, अपनी रिफाइनरी ऑयल बेच दो। अगर मान गए तो ठीक, अगर ना माने तो प्राइस वॉर शुरू कर देता था। केरोसिन की कीमत इतनी कम कर देता था, उसके कंपटीटर्स टिक ही नहीं पाते थे। उनके पास दो रास्ता था, या तो रोकफेलर को बेच दो या तो खुद कंगाल हो जाओ। कुछ ने तो लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन सब हारे। 1972 के अंत तक रोकफेलर ने कैलिफोर्निया शहर की 26 में से 25 रिफाइनरी को अपने कंट्रोल में ले लिया। 3 महीने पहले वो 4% से 25% तक पहुंच गया। ये था ब्लूप्रिंट। पहले ऑफर करो, अगर ना माने तो इकोनॉमिकल डिस्ट्रॉय कर दो और उसके बाद मलबा खरीद लो। ये मेथड अगले 150 सालों में हर इंडस्ट्री में, हर मोनोपोली में यूज हो रहा है और आज भी हो रहा है। लेकिन रोकफेलर एक शहर से संतुष्ट नहीं था, उसे पूरा देश चाहिए था। पूरे 80-70 के दशक में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी पूरे अमेरिका में फैल गई। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, हर शहर में वही एक तरीका, वही टेक्निक, रेल रोड के साथ गुप्त सौदा, खुद सब कुछ बनाकर सबसे कम लागत। जो अपनी रिफाइनरी बेचने को राजी नहीं था, उसके खिलाफ बेरहमी से कीमतों की जंग। 1979 तक स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने अमेरिका की 90% रिफाइनरी पर कब्जा जमा दिया। ये बिजनेस नहीं था दोस्तों, ये मोनोपोली था। मोनोपोली यानी एक अधिकार। जब किसी एक कंपनी या एक इंसान की पूरी इंडस्ट्री में कंट्रोल हो, जब ग्राहक पास दूसरा कोई विकल्प ही ना हो, जब कंपटीशन खत्म हो जाए, तो वो मोनोपोली होती है। और मोनोपोली खतरनाक क्यों है? क्योंकि कंपटीशन नहीं तो कीमत तय करने वाला नहीं। रोकफेलर चाहे कीमत बढ़ा सकता था, कीमत घटा भी सकता था। लेकिन यहीं पे रोकफेलर की असली जीनियस सामने आई। उसे पता था कि मोनोपोली के दो बड़े प्रॉब्लम हैं। पहला, ये गैर कानूनी है और दूसरा, लोग मोनोपोली से नफरत करते थे और नफरत में ताकत होती है दोस्तों। पब्लिक रोकफेलर से नफरत करने लगी। उसे रॉबर बैनर कहा जाता था, यानी लुटेरा, अमेरिका का सबसे नफरत करने जाने वाला आदमी। रोकफेलर का इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए था और उसने ढूंढ लिया। 1882 में उसके लॉ ने एक ऐसा सलूशन निकाला जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ट्रस्ट। अब समझिए रोकफेलर ने क्या जुगाड़ निकाला। उस जमाने में अमेरिका के हर स्टेट का अलग कानून था और वो कानून था कि कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को नहीं खरीद सकती। तो रोकफेलर ने एक नया तरीका निकाला। उसने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट क्या होता है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। मान लो 10 लोगों ने अपनी अपनी दुकान एक सेठ को सौंप दी।
अब वो सेठ सबकी दुकान चलाता है। दुकानों के कागज पर मालिक के अलग अलग नाम थे, लेकिन असली मालिक वो सेठ था। अब सब दुकान उसके कंट्रोल में है। यही रोकोफेलर ने किया। उसने अपनी सारी अलग अलग कंपनियों के शेयर एक ट्रस्ट में डाल दिए। ट्रस्ट को कंट्रोल करने वाले 41 लोग थे और सब रोकोफेलर के आदमी थे। कागजों में 34 अलग कंपनियां थी, लेकिन उसका मालिक सिर्फ एक था, रोकोफेलर। यहीं से जन्म हुआ होल्डिंग कंपनियों का। होल्डिंग कंपनी एग्जाम्पल से समझते हैं। अल्फाबेट नाम भी कंपनी है जो खुद कुछ नहीं बनाती, लेकिन गूगल उसका है, यूट्यूब उसका है और अदर कंपनियां उसकी हैं। मेटा नाम की कंपनी है जो खुद कुछ नहीं बनाती, लेकिन उसका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री के नीचे जियो है, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस पेट्रोलियम है, जियो सिनेमा है, न्यूज 18 भी है। ये सब रोकोफेलर की उसी 1822 की ट्रस्ट की औलादे हैं। उसी तरीके का नकल 1882 में जो स्ट्रक्चर बना था वो आज भी चल रहा है। 1904 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने 91 ऑयल रिफाइनरी और 85% बिक्री पे कब्जा कर लिया। रोकोफेलर दुनिया का एक ऐसा आदमी बन गया था। आप मानो या ना मानो, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, रोकोफेलर इतना पावरफुल था तो इंडिया में ऐसा कौन था? जवाब है धीरज भाई अंबानी, इंडिया के रोकोफेलर। 1985 एक 26 साल का लड़का जो गैस स्टेशन पे काम करता था, जो पेट्रोल भरता है और शाम का हिसाब किताब करता है, महीने का 300 रुपए कमाता है। उसका नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी यानी धीरू भाई था। वही एक लड़का एक कंपनी चलाता है, रिलायंस। रिलायंस क्या करती थी? ऑयल रिफाइनरी। 58,000 से ज्यादा शेयर होल्डर। इंडिया की सबसे बड़ी आईपीओ। 2002 में जब धीरू भाई मरते हैं तो वही रिलायंस कंपनी इंडिया के सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई थी और उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। कंबाइन वर्थ की बात किए तो बिलियंस में। लेकिन मेथड क्या था? वही रोकोफेलर वाला। याद है रोकोफेलर ने अपने कंपटीटर को कैसे खत्म किया था? मतलब रोकोफेलर की दौलत टूटने से कम न हुई, बल्कि उल्टा बढ़ गई। और आज 100 साल बाद उन 34 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियां आपस में जुड़ गई। सिस्टम को तोड़ा कानून से बचने के लिए और बिना शोर मचाए आपस में जुड़ गए। 1930 में रोकोफेलर ने एक फाउंडेशन बनाया, रोकोफेलर फाउंडेशन। इसमें $50 मिलियन दान किए, आज के हिसाब से 50,000 करोड़ रुपए। इस फाउंडेशन की मदद से रिसर्चर्स यानी बीमारियों पे शोध करने के लिए पैसे दिए, स्कूल और कॉलेजों को पैसे दिए, लोगों की सेहत के लिए पैसे दिए। आपको लगता होगा रोकोफेलर अब दान पुण्य करने लगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस फाउंडेशन की वजह से रोकोफेलर को टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो पैसा सरकार के पास जाना चाहिए था वो पैसा फाउंडेशन में चला गया। और फाउंडेशन पे कंट्रोल किसका था? रोकोफेलर का। ये सब टैक्स बचाने का एक मेथड है दोस्तों। जिस आदमी ने हजारों लोगों को बर्बाद किया वो दानवीर कैसे हो गया? अमेरिका में सबसे नफरत किए जाने वाला आदमी अब समाज सेवक कहलाने लगा। रोकोफेलर ने फाउंडेशन सिस्टम की हेल्प से एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें दवाइयों वाले कंपनियों को फायदा होता था और वो खुद दवाई वाले कंपनियों को खरीद लेता था। तो देखा दोस्तों अमीरों की चाल। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, उस चीज की कीमत आपसे वसूला जाएगा। अब सवाल यह है कि इंडिया में कौन सा फाउंडेशन है, और उसका जवाब रिलायंस फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट। ये सिर्फ दान पुण्य नहीं है, ये टैक्स बचाने का एक तरीका है, अपना नाम चमकाने का एक तरीका। अब दोस्तों सबसे आखिरी सवाल, आप क्या कर सकते हैं इस सिस्टम को समझ के? और जवाब ये है कि सिस्टम से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, लेकिन सिस्टम को समझना वो आपकी सबसे बड़ी पावर होगी। सबसे पहले जानते हैं रोकोफेलर का सिस्टम आज कैसे काम कर रहा है। अमेज़न को देखिए दोस्तों, अमेज़न की शुरुआत ऑनलाइन किताबों से हुई थी। आज पूरी दुनिया का सप्लाई चेन कंट्रोल करके बैठा है। सामान बनाने से लेकर आपके घर तक पहुंचाने का पूरा मेथड अमेज़न कंट्रोल करता है। उसके अपने गोडाउन्स है, अपना ट्रक है, अपना डिलीवरी नेटवर्क है और अपना पेमेंट सिस्टम है। वैसे ही जैसे रोकोफेलर ने रिफाइनरी, रेल रोड और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल किया था, अमेज़न ने रिटेल, डिलीवरी और क्लाउड कंप्यूटिंग यानी इंटरनेट के कंप्यूटर को कंट्रोल कर लिए। तरीका वही था, सोच वही थी, पर जमाना अलग है। याद है रोकोफेलर ने अपने कंपटीटर को खरीद लिया था, अमेज़न ने भी वैसे किया। होल फूड खरीद लिया, जयपोस खरीद लिया जो जूते बनाती थी, ट्विच खरीद लिया जो गेमिंग वीडियो बनाती थी, MGS स्टूडियो खरीद लिया जो फिल्म बनाती थी। कोई कंपटीटर अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहे तो अमेज़न उस कंपनी के प्रोडक्ट का नकल बना लेती थी। वही रोकोफेलर वाला माइंडसेट। रोकोफेलर सिर्फ बाजारों में नहीं लड़ता था, वह नियम ही अपने हिसाब से बनवाता था कि सिर्फ उसी का फायदा हो। आज अडानी मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं। क्यों हैं? आप अच्छे तरीके से जानते हैं।
बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिकल कंपनियों को फंड देते हैं। क्यों देते हैं, इसका जवाब पार्ट 2 में मिलेगा। पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा इंडियन बिजनेसमैन का क्या माइंडसेट था, कैसे वो जीरो से इतने पावरफुल हो गए। ये सब का जवाब पार्ट 2 में मिलेगा। तो मुझे सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब हम लोग पहले जानते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इस सिस्टम को समझ के। जवाब है उन नेताओं को वोट दीजिए जो सिस्टम से लड़ सकते हैं और उसे तोड़ना भी जानते हैं। और एक तरीका ये भी है, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, जो सुविधाएं इन कंपनियां देती हैं उसका फायदा उठाओ। अमेज़न से खरीदो क्योंकि वो सस्ता बेचता है और तेज मिलता है। और एक और तरीका है सबसे जरूरी, इस सिस्टम को समझो और अपनी जगह खुद बनाओ। अगर आप सिस्टम के बाहर नहीं निकल सकते हैं तो उसका फायदा उठाओ। जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में राजा हैं उनके शेयर्स खरीद लो। रिलायंस, HDFC बैंक, टाटा, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनके शेयर्स खरीद लो। अगर सिस्टम पैसा निकालकर इन कंपनियों में जमा करता है तो आप इन कंपनियों के मालिक बन जाओ। लोकोफेलर ने भी यही किया था, आप भी यही कर सकते हो। उस लेवल पे नहीं तो अपने हिसाब से। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये सब पैटर्न देखने का तरीका है, ये समझना है कि पैसा कैसे बहता है। बस यहीं पे पार्ट 1 की कहानी खत्म होती है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्ट 2 में जिसमें मैं इंडिया के अमीर आदमी अडानी, अंबानी, रतन टाटा सर की असली माइंडसेट बताऊंगा, कैसे वो अपना जीरो से शुरुआत करके इस लेवल पे पहुंच गए। और ये भी बताऊंगा कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। धन्यवाद।